जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम एक भारत के ऐसे विषय को लेकर चर्चा करेंगे जिसमें दो ऐसे व्यक्ति चुनाव जीत के आए हैं जिनका पूरा षड्यंत्र है भारत को तोड़ने का। एक नाम है खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह और दूसरा है इंजीनियर राशिद। अमृतपाल सिंह पंजाब के एक प्रांत से सांसद चुना गया है, वहीं राशिद इंजीनियर कश्मीर की एक सीट से सांसद चुना गया है। ये दोनों वर्तमान में जेल में बंद हैं और ऐसी धाराओं में बंद हैं जो देश विरोधी गतिविधियां कही जाती हैं। ऐसी स्थिति में इनका चुनाव जीत के आना भारत को क्या सुरक्षा प्रदान करेगा? जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, भारत में आतंकवाद फैलाने की बात करते हैं और उसी कृत्य में लिप्त हैं, बावजूद इसके उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, उन्हें भारत की जनता समर्थन करती है और भारी बहुमत से जिताती भी है। ऐसी स्थिति में देश का भविष्य किस ओर जाएगा? इसके साथ ही हम एक विषय और है जो पिछले कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है, वो है रियासी में आतंकवादी हमले पे। भारतीय सेनाएं लगातार ऑपरेशन चला रही हैं और आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही हैं, लेकिन हमारा ये भारतीय सेना से अनुरोध है कि ये जो काउंटिंग हो रही है आतंकवादियों के ढेर होने की, ये रुकनी नहीं चाहिए। इसके साथ एक और विषय अभी तत्काल का आया है जिस पे हम चर्चा करेंगे। इटली में खालिस्तानी समर्थकों ने गांधी जी की मूर्ति तोड़ दी है, जिसका नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले थे G7 के समिट के दौरान। ये किस ओर इशारा है? आपको क्या लगता है, ये भी हमें बताएंगे कि ये जो षड्यंत्र पूरी दुनिया से भारत के खिलाफ चल रहा है, क्योंकि चुनाव के दौरान भी ऐसा सामने आया था, ऐसी बातें सामने आई थी कि दुनिया के कई देशों में रहने वाले भारत विरोधी लोग भारत में फंडिंग कर रहे हैं उन्हें, जो भारत में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। हमारा विषय आज का यही है। तो विषय पे बात करें उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें ताकि हमें हौसला मिलता रहे। और अगर आप हमें आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमें इस QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम अपने राजनीतिक संपादक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह से। सर, बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। नमस्कार मुनीश जी, और सुधी दर्शकों को भी नमस्कार। सर, वही बात है चर्चा जिस पे हमने शुरू की। अमृतपाल जीत कर आता है चुनाव, राशिद इंजीनियर चुनाव जीत के आता है, दोनों आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। आपको क्या लगता है इनका चुनाव जीतना और वो जनता भी जो इन्हें वोट कर रही है, ये भी उसी माइंडसेट पे चली गई है और इससे भविष्य क्या होने वाला है भारत का? निश्चित तौर पे ये बड़ा ही देश के लिए खतरनाक स्थिति है कि इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, और इसे मैं अलग अलग एंगल से देखने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला इसका एंगल तो ये है कि पंजाब में ऐसा क्या कुछ चल रहा है कि एक इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। इस प्रश्न का उत्तर जो है सत्ता पक्ष को खंगालना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे पंजाब को अपने देश के साथ मजबूती के साथ जोड़ के रखने की प्रक्रिया पे चलना है तो इस प्रश्न का उत्तर उसे खंगालना ही पड़ेगा। यहां दो तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। एक अमृतपाल जैसे लोग हैं, राशिद इंजीनियर की तरह, जो खुल्लम खुल्ला बिना किसी छुपाव के दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, हम भारत सरकार के संविधान में और भारत की संप्रभुता में यकीन बिल्कुल नहीं रखते और इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। लेकिन इनसे भी ज्यादा खतरनाक वो बंदे हैं जो ऊपर से तो भारत की संप्रभुता की कस्में खाते हैं, लेकिन अंदर से देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और इसके अंतर्गत व्यक्ति ही नहीं, तमाम राजनीतिक दलों के राजनेता भी इसमें शामिल है। नाम लेने पे आप मेरे ऊपर कार्रवाई करने की बात सोचने लगेंगे, लेकिन सब जानता है और अभी थोड़ी देर के बाद में खुलासा होने लगेगा कि इस तरह की प्रक्रिया पे कौन लोग चलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इसका हास्यास्पद रूप जो मुनीश जी ये है कि पूरा देश जरा उस दिन देखे ना, जिस दिन ये आके शपथ लेते हैं अपने सांसदी का, और आपको रिलेट कीजिए इनके किए गए कृत्यों का और इनके लिए जा रहे शपथ का।
जहां ये भारत की संप्रभुता की, उसकी अखंडता की शपथ लेंगे और भारत विरोधी कार्यों में इन पे मुकदमा भी चल रहा होगा। असल में बहुत कुछ ऐसा है जो आज बदल जाने की आवश्यकता है। जनता इस बात पे सिर्फ उत्तेजित हो जाए कि कोई संविधान बदल देगा, इसलिए उसे हम सत्ता से बाहर कर दें, तो जनता इस बात के लिए जाके एक पक्ष में क्यों खड़ी हो जाती है कि ये बंदा मेरे टाइप का लग रहा है, शायद खालिस्तान बना देगा तो उसको जिता दो। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। अब सवाल ये उठता है कि इस विषय को थोड़ा रख के अगर सोचा जाए कि इस पे किया जाए, जाहिर सी बात है इसके दो तरीके हैं। पहला कानूनी तरीका है जो कोर्ट के माध्यम से होगा, और दूसरा तरीका है जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं सठम साठे समाचरित, जो जैसा करे उससे जो है उस तरह से निपटा जाए। भारतवर्ष में थोड़ा वो संभव नहीं है। वो अन्य कंट्रियां निपट सकती हैं, इजराइल जैसी कंट्रियां निपट सकती हैं, जिनको कहीं ना कोर्ट में गवाही देनी है ना अपनी सरकार को जवाबदेही देनी है। वो आप कहते रहिए कि जवाबदेही तो सबकी होती है, लेकिन मुझे जहां लगता है कि वो इस मामले में कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन यहां जहां आपके द्वारा गलत आदमी मारा जाएगा सेना के द्वारा, तो मानवाधिकार को जवाब देना पड़ेगा, और वो आतंकवादी बस की बस उड़ा देंगे, उसके बावजूद उनको कहीं जवाब नहीं देना पड़ेगा। मैं भारत सरकार से भी, जो नवनिर्वाचित भारत सरकार आई है, उसी से अपने निवेदन के साथ इस प्रश्न के उत्तर को तलाशने का प्रयास कर रहा हूं। मुनीश जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस दिन किसी व्यक्ति का एप्लीकेशन आता है कि मुझे इस जगह से चुनाव लड़ना है, तो चुनाव आयोग के इंक्वायरी का दायरा तुरंत बहुत सूक्ष्म हो जाना चाहिए? कौन बंदा है, क्या आइडेंटिटी है, क्या इसका सोशल स्टेटस है, बाकी सारी चीजें क्या है। एक चीज मैं कहूंगा, आपने बड़ी सही जगह पे ले आया है। एक चुनाव में कैंडिडेट कोई भी बन सकता है। हाँ। लेकिन मैं बनारस का ही नाम अगर लूं, तो बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़ने का प्रयास किया। ज्यादातर लोगों का पर्चा खारिज कर दिया गया, लेकिन ये दो लोगों का पर्चा चुनाव आयोग की हैसियत नहीं थी कि खारिज कर सके। हाँ, इतने बड़े अपराधी होने के बावजूद। हाँ, मैं इसी बात को थोड़ा दूसरे अंदाज में कह रहा हूं। एक पॉकेटमार, एक गुंडा, एक माफिया तड़ी पार हो सकता है। तड़ी पार हो सकता है। तड़ी पार का मतलब वो अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने स्टेट से बाहर किया जा सकता है, लेकिन एक आतंकवादी देश से बाहर नहीं किया जा सकता। ये विसंगति देखिए चुनाव की। देश से क्या सर, चुनाव प्रक्रिया से बाहर नहीं हो सकता। मैं वही बात आपकी कह रहा हूं। तो मेरा कहना है कि ऐसे लोगों के ऊपर जो ही ये आया होगा, क्या वहां पंजाब के उस स्थान विशेष में मजिस्ट्रेट साहब को, डीएम साहब को ये पता नहीं होगा कि ये बंदा किस उसमें बंद है? और ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उसने जो भरा है उसमें ये बात दर्शाया है कि मैं किस बात के लिए बंद हूं। अगर उसने दर्शा दिया है कि मैं इस बात के लिए बंद हूं, तो डीएम साहब आप क्या कर रहे हैं? हाँ। और ऐसे बंदे को आप उपयुक्त पाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, इन्होंने भी संविधान की शपथ ली है। हाँ, बिल्कुल, इन्होंने भी शपथ ली है। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे दायरे से बाहर है, तो ये मामला गृह मंत्रालय तक जाना चाहिए। बिल्कुल, कि साहब एक बंदे का ऐसा एप्लीकेशन आया, इस बंदे का क्या किया जाए। और मेरा ये मानना है कि अगर बहुत ज्यादा जस्टिस और न्याय के बिंदु पे आप अपने आप को दिखना चाहते हो, दिखाना चाहते हैं, तो साहब जिस समय घोषणा होती है उसके बाद से एक समय होता है चुनाव लड़ने के बीच में जांच करने। इस बीच में कितने लोग ऐसे होंगे जिनका फॉर्म आया है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल हियरिंग करके ऐसे लोगों को या तो दोष मुक्त कर देना चाहिए या तो दोष युक्त कर देना चाहिए। और दोष युक्त करने वाले का मकान बुलडोजर से घिरा के नागरिकता, आतंकवादी घटना में संलिप्त व्यक्ति का, देश विरोधी घटना में संलिप्त व्यक्ति के लिए बात कह रहा हूं कि उसकी नागरिकता छीनिए और बुलडोजर से उसका घर गिराइए। वो खुल्लम खुल्ला चुनौती देगा मेरे राष्ट्र को। वो खुल्लम खुल्ला छाती के ऊपर जो है दाल ले आके मथेगा, वो पीसेगा वो, और हम उसका असहाय होकर तमाशा देखते रहेंगे।
और अगर ऐसा हमने नहीं किया तो साहब ज्यादातर इस तरह के कृत्यों में संलिप्त लोग ये सोचेंगे कि साहब ये काम भी करो, चुनाव भी लड़ो, माननीय आदरणीय भी बन जाओ, और उसके बाद जनता तो फूलमाला पहना ही रही है। बिल्कुल। और दूसरा मैं जनता को कहना चाहूंगा, सबसे पावरफुल चीज आपके हाथ में है वोट की। यह काम कदापि मत कीजिए, यह घृणित काम है आपका। ऐसे व्यक्ति को आप अगर अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, मसीहा चुन रहे हैं, तो थोड़ा सा कहीं कहना पड़ेगा कि आपकी सोच सही नहीं है, उसे बदलने की जरूरत है। तो बहुत सख्ती से इस तरह की चीजों पे कार्रवाई करनी चाहिए चुनाव आयोग को और हमारे न्यायालय को। और ये दोनों जब तक नहीं करेंगे, किसी दिन इससे भी बड़ी घटना हो सकती है। अरे साहब, हम संसद में आतंकवादियों को घुसने के लिए अपने सिपाहियों की जान दे रहे हैं और यहां तो हम परमिट जारी कर रहे हैं कि हमारे संसद में तुम वैधानिक रूप से जीत के अंदर चले आओ। तो बिना किसी जवान के हमारे जान गए, बाकी संसद सदस्यों आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। कुछ कीजिए भारत सरकार, या जो बाकी संसद हैं वो आवाज उठावे कि इसके ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए, हम सभी एक हैं जी। उसको उठा के किनारे की करना पड़ेगा। सर, एक जो दूसरा आतंकवाद से ही जुड़ा मामला है, रियासी में जो बस के ऊपर आतंकवादियों ने अटैक किया, 10 लोगों की मौत हुई, उसमें एक बच्चा भी शामिल था। इसके बाद से एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिला, जो लोग रफा में यानी गाजा में या भारत से उनकी आंखें वहां तक गई थी, उनकी आंखें यहाँ रियासी तक नहीं जा पाई। भारत में ऐसे बहुत सारे गैंग बने हुए हैं जो भारत विरोधियों के साथ तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन भारत में अगर कोई घटना भारतीयों के साथ हो जाती है, आतंकवाद भारत में होता है, तो उनके विपक्ष में बोल पाने की उनकी हैसियत नहीं होती। तो ये जो माइंडसेट है, इस पे आप क्या कहेंगे? और जो एक्शन भारत सरकार ले रही है, उस पे आप क्या कहेंगे? मुनेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये घटनाक्रम का टाइम समय थोड़ा देखने लायक है जी। चुनाव, ये वैसा संक्रमण काल है जिसमें अभी नई सरकार जो है शपथ ले रही है और इस बीच में ये घटनाक्रम हो जाता है। दूसरी चीज, जो प्रतिपक्ष की हमारी पार्टियां हैं वो भी बहुत सकारात्मक और एक सुर में इस तरह की घटनाओं के साथ विरोध करने के लिए खड़ी नहीं हो रही। ये बड़ा घृणित और बड़ा गंदा कार्य है। अरे, आपकी घृणा की स्थिति तो यहां तक चली गई है कि एक कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की स्थिति में भी आप एकजुट होकर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो मान्यवर, वो अगर संसद की सदस्य है तो कल आपके साथ भी ऐसी थप्पड़ कांड हो सकता है। तब भी कोई ना बोले तो तो फिर ये तो बड़ा गलत ट्रेंड हो जाएगा इस देश के अंदर। लेकिन इससे भी जो खतरनाक चीज मैं देख रहा हूं कि साहब, अब तो शिष्टाचार ही समाप्त हो रहा है धीरे धीरे स्पोर्ट्स की दुनिया में भी। और ध्यान से सुनिए, प्रतिपक्ष के जो लोग हैं, बहुत आप लोगों ने टीवी चैनलों पे सुना होगा, बहुत से लोगों को इस तरह की बातें कोई टीवी चैनल वाला नहीं करता है जो मैं आज आपसे कहने जा रहा हूं। स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर भी चाहे 1 गोल से हारे या 6 गोल से हारे, हारने के बाद दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और हाथ मिलाते हैं। देखा है कि नहीं? प्रतिपक्ष के नेताओं से मैं बात कर रहा हूं इस समय, कल के मैच में देखा भी होगा। और उस मैच के अंदर तमाम चोट पहुंचाने वाले खिलाड़ी, रेड कार्ड रेफरी से पाने वाले खिलाड़ी, सब कुछ मैच खत्म होते ही वो सारी बातें भूल जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और जीतने वालों को जीतने की बधाई देते हैं जी। आप इतनी घृणा के लेवल पे जाके बैठ गए हैं कि अब मैं बधाई तक नहीं दूंगा, साधारण प्रक्रियाओं में शामिल नहीं होऊंगा, शिष्टाचार तक भी हम भूल गए जी। जब ऐसी स्थिति हम अपनी कंट्री के अंदर पैदा करेंगे तो निश्चित तौर पे हौसला आतंकवादियों का बढ़ेगा। और यहां एक चीज और कहना चाहूंगा जनता जनार्दन से कि मान्यवर, जब आप एक किसी सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ बहुमत नहीं देते हैं तो साहब, बाहर के लोग आपके घर में ताकना झांकना शुरू कर देते हैं जी। क्योंकि वो जानते हैं कि ये इतने लोगों से मिलकर बनी हुई सरकार है, ये कभी एक बिंदु पे आके एक मजबूती के साथ खड़ी नहीं होगी। तो जब आपस में ही एकजुट नहीं है तो हमारा मुकाबला कौन करेगा? सही बात। ये अलग बात है कि विभिन्न देशों में गठबंधन की सरकार होने के बाद भी वो कुछ मसलों पे एकजुट है,
लेकिन एकमात्र हमारा ऐसा देश है जो राष्ट्रीय मुद्दों पे भी एक साथ खड़े होने की बात नहीं करता। सर्जिकल स्ट्राइक हो गया तो हमारे आप में से किसके घर में जो है वो बम गिरा था या गोला गिरा था? लेकिन हमें दर्द हो रहा था कि किसी के ऊपर क्यों गिर गया। तो हम अपने देशवासियों को समझा रहे थे कि आप विश्वास मत करना, अगर वो कह रहा है सबूत मांगो। सबूत मांगो। अब इनसे कोई पूछे कि क्या कभी सेना ने कोई सबूत दिया है क्या? 62 के युद्ध का कोई सबूत दिया? 65 के युद्ध का कोई सबूत दिया? 71 के सबूत दिया? ऑपरेशन विजय कारगिल का कोई सबूत दिया? आपको अब सबूत चाहिए, और आपको अगर सबूत की इतनी ही इच्छा है तो मानवर आप सबूत खोज लीजिए, आप चले जाइए, चले जाइए, आप देख लीजिए। लेकिन ये बड़ा घृणित है ये सिग्नल देना बॉर्डर के उस पार कि हम एकजुट नहीं हैं। सर मैं तो कहूंगा कि जिस प्लेन से, जिस हवाई जहाज से वो सेना कार्रवाई कर रही है उसी पे आगे बांध के इनको भेज देना चाहिए। नहीं, मैं इस लेवल पे मनोज जी नहीं कहूंगा, आपका आक्रोश मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपके इन सारे कृत्यों से, भाषा शैली से, बयानबाजी से बॉर्डर के उस पार का बंदा खुश होता है कि आपस में एकजुट नहीं है, तो हमें इनको तोड़ने में आसानी होगी। यह स्थिति नहीं आनी चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दे को बहस में नहीं लाना चाहिए और राष्ट्रीय मुद्दे पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। और क्षमा कीजिएगा, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, चाहे वो पक्ष हो और चाहे प्रतिपक्ष हो, ये दोनों पे बराबर का लागू होता है। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि भारत सरकार कठोर नियम बनाए। अगर इस तरह की बात कर रहा है और राजनीति में आप फर्जी बातें करते रहिए, हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये कर देंगे, वो तो झूठ का वितंडा करके ही आप चुनाव लड़ रहे हो और सब यही करके चुनाव जीतने की आशा करते हैं। साफ गोई की तो राजनीति करके कोई चुनाव जीतने की आशा नहीं करता, इसलिए ये दोनों पे लागू है। लेकिन इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे सरकार को बहुत कठोर नियम बनाना चाहिए और ऐसे लोगों की मुश्कें कस देनी चाहिए जो अपने किसी भी कृत्य से दुश्मन देश का मनोबल बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही जी। सर इटली वाला मामले पे हम लोग चर्चा करेंगे। इटली में खालिस्तानी समर्थकों ने गांधी जी की मूर्ति तोड़ दी, जिसका G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उसका उद्घाटन करना है। ये जो घटना हुई है इसमें ये तो साफ है कि ये भारत के विरोध में, भारत को नीचा दिखाने के लिए, या भारत को जो भारत में डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं वो दुनिया के और जगहों पे जहाँ पे भी भारतीय पद चिन्ह है वहाँ पे वो डिस्टर्बेंस करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं और इसका भारत सरकार उपाय कैसे करेगी? क्योंकि खालिस्तानी तो पूरे दुनिया भर में फैल चुके हैं, खालिस्तानी समर्थक, और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत का विरोध, भारत का झंडा जलाना, भारत के चिन्हों को अपमानित करना, ये कृत्य लगातार जारी है। इसको आप कैसे? नहीं देखिए, भारत अगर निपटना चाहे तो निपटा तो हर समस्या से जा सकता है। इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। क्या इटली का कद भारत से इतना बड़ा हो गया है कि इस तरह की कार्रवाइयों इटली में होती रहेंगी और वहां चंद लोग ये कार्रवाई करके भी सुरक्षित रहेंगे और भारत सरकार तमाशा देखती रहेगी? फिर जाहिर सी बात है कि ऐसे कंट्री को सबक सिखाने की बात करनी पड़ेगी। कंट्री से मेरा आशय उस कंट्री के अंदर जो घटनाक्रम हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए। जाहिर सी बात है, इसको दो पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि जो कुछ करना है वो इटली गवर्नमेंट को करना है अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत। हम सिर्फ उसके ऊपर जो है अपने राजनयिक के थ्रू और राजनीतिक, आर्थिक, इन सब चीजों के जरिए उनके ऊपर दबाव बना सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि उसकी निर्भरता हमारे ऊपर कितनी है। अगर उसकी तमाम कुछ बड़े सेक्टरों में निर्भरता है तो सीधा सख्त आवाज में इटली को चेतावनी दी जानी चाहिए कि हम आपकी इस चीज को बंद कर देंगे। हमारे खिलाफ आप करोगे तो ऐसी किसी कंट्री को हम कोई सहायता देने के पक्ष में नहीं है जो हमारे ही खिलाफ जहर भी उगल रहा है और हम ही से सहायता भी चाह रहा है। और नफरत और मोहब्बत एक ही तराजू पे थोड़ी तोला जाएगा। और निश्चित तौर पे अगर अमेरिका पूरी दुनिया में अपने छोटे राष्ट्रों को सख्त कार्रवाई का अंदेशा देके उनकी चूल सीधी रख सकता है तो भारत अब इतना सामर्थ्यशाली हो गया है कि इन लोगों की मुश्कें कस सकता है और इनकी आवाजें बंद कर सकता है। इसलिए भारत सरकार को इसके पूर्ण संज्ञान में लेते हुए
इटली सरकार से इस बात को कहना चाहिए कि जिन लोगों ने इस कृत्य को किया है या तो आप अपने यहाँ कार्रवाई करो, और अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो उन्हें आप हमारे पास ट्रांसफर करो। फिर हम देखते हैं कि अपने यहाँ हिंदुस्तान में इनके दिमाग को ठीक करने का कारखाना कहाँ है, तो इनकी मानसिक संतुलन को ठीक किया जाए। और एक चीज और बता दें मोनेश जी, समाज में ये सारी स्थितियां हमेशा रहेंगी, एक पक्षी बात कभी भी नहीं होगी। फर्क इतना ही है कि आपके जूझने की ताकत कितनी है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमें एक सांघातिक बीमारी हुई लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ, एक दूसरा व्यक्ति कहता है हमें बीमारी हुई और हम उस बीमारी से बुरी तरह प्रभावित हो गए। यानी इशारे में वो कह क्या रहा है? इशारे में ये कहा जा रहा है कि मेरी प्रतिरोधक क्षमता तुम्हारी प्रतिरोधक क्षमता के बजाय ज्यादा है, लिहाजा हमें कुछ नहीं होगा, तुम्हें हो जाएगा। लिहाजा ऐसी स्थितियों में इसका इलाज करते वक्त हिचकना बिल्कुल नहीं चाहिए, और वह तो करना ही पड़ेगा। ठीक उस प्रकार कि जिस प्रकार एक मैच चल रहा है और आप सोचे कि मैं खिलाड़ी को अंटी मार दूंगा, लंघी मार दूंगा, धक्का मार दूंगा और उसके बाद रेफरी और अंपायर कुछ नहीं करेगा, साहब मैच ऐसे होता ही नहीं। वो पक्का या तो पेनाल्टी स्ट्रोक दे देगा, ज्यादा सांघातिक है तो आपको फील्ड से 5 ओवर के लिए बाहर कर देगा, और बहुत भयंकर कृत्य आपने कर दिया है तो पूरे टूर्नामेंट के लिए रेड कार्ड दिखा देगा। अरे साहब, खेल में इतनी आसानी से हो सकता है। एक सशक्त राष्ट्र जो इतने आयुध सामग्रियों के साथ लैस है और दुनिया की तीसरी से चौथी सैन्य क्षमता के अंदर शुमार की जाती है पूरी दुनिया में, वो जवाब नहीं दे सकती ऐसे राष्ट्रों को। तो थोड़ा ये कार्य होना चाहिए। फिर मैं कहूंगा मित्रों, पक्ष और विपक्ष दोनों को इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि राष्ट्रीय हित पे एक साथ खड़ा होना सीखिए, क्योंकि राष्ट्र अगर जिंदा रहेगा तभी हमारा वजूद जिंदा रहेगा। अगर राष्ट्र का ही वजूद नहीं होगा तो जरा सोचिएगा आपका वजूद कहां सुरक्षित है। इसलिए ऐसे मसलों पर राजनीति करने के बजाय पूरी ताकत के साथ आप उस व्यक्ति के साथ खड़े होइए जो देश को चलाने के लिए वर्तमान में अगुवाई कर रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमने बात की अपने राजनीतिक संपादक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह साहब से, और हमने ये समझ लिया है कि भारत को अगर सुरक्षित रखना है तो हमें एक स्टेबल सरकार चाहिए, और स्टेबल सरकार के साथ साथ हमें ये भी एक आम जनता होने के नाते ये भी देखना है कि सरकार जिस काम को कर रही है उसके विरोध में ही हमेशा नहीं खड़े होना है। कमियां सब में होती हैं और कमियों को दुरुस्त किया जाता है। कमियां बताने से कमियां दूर की जाती हैं, कमियों पे दुनिया भर में बितौंडा फैलाने से कमियां दूर नहीं होती है। और जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको हमें समझना पड़ेगा कि वो हैं कौन और क्या चाहती हैं। इस चुनाव में ये देखा गया है कि भारत के इस चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए दुनिया भर के जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो भारत के चुनाव को, भारत को डिस्टर्ब करने के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं, ऐसी भी चीजें सामने आई हैं कि वो फंडिंग कर रहे हैं, वो अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वर्तमान में जो स्थिति बनी है 10 सालों में, 12 सालों में, उसको बिगाड़ा जा सके। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।